वेलकम बैक टू आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जहां पे आप सबको कंप्लीट कॉम्बो नॉलेज मिलता है, फिर चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो या आईसीएसई के हो, है ना। सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चन आंसर सीरीज में मैं निहाल सर आप सबका स्वागत करता हूं। अभी तक हम इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में जो टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं वो है एमसीक्यूज, उसके बाद हमने केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस को पढ़ा, उसके बाद हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ा। तो आज के इस पार्ट 7 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 के शॉर्ट आंसर्स, जो जिसमें से मैंने काफी शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स निकाले हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, और 14 से 15 क्वेश्चन हम इस कंप्लीट शॉर्ट आंसर सीरीज में कवर करने वाले हैं। और इस पार्ट 7 में मोस्ट पॉसिबल हम 5 और 6 क्वेश्चंस को काफी डिटेल में समझेंगे। मेरा पूरा का पूरा मोटो ये है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही होते हैं, बस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। वही टाइप का क्वेश्चन कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो वही टाइप का क्वेश्चन कभी केस बेस्ड स्टडी या कॉम्पिटेंसी में पूछा जाता है, या फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस कभी शॉर्ट आंसर तो कभी लॉन्ग आंसर्स में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इस पार्ट 7 में शॉर्ट आंसर सीरीज को शुरू करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर्स के जो मैं अगर आपको बेसिक बताने जाऊं तो शॉर्ट आंसर्स टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बेटा 2 से 3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, जिसमें आपको स्पेसिफिक आंसर्स लिखना बहुत जरूरी है, और स्पेसिफाइड आंसर्स के लिए आपके बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो चलो गाइज उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बेटा कि व्हाट इज द जनरल नेम, क्या पूछा है बेटा यहां पे, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ केमिकल्स, जनरल नेम पूछा है, ठीक है। एक एक वर्ड को थोड़ा ध्यान से पढ़ते जाइएगा, क्योंकि वही चीज आपको डायरेक्शन देता है कि आपको आंसर्स में क्या लिखना है। ओके, so what is the general name of chemicals that are added to fat and oil containing foods? ऐसे फूड्स जिसके अंदर फैट और ऑयल होता है to prevent the development of rancidity। वाओ, ये क्वेश्चन बेटा अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखा होगा तो मैंने एमसीक्यूज में भी इसको कवर किया हुआ है, केस बेस्ड स्टडीज और कॉम्पिटेंसी टाइप के क्वेश्चन वीडियोस में भी, लेक्चर्स में भी मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। रैंसिडिटी क्या होता है बेटा? रैंसिडिटी एक स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्या है बेटा? एक स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। वो ऐसे खानों में होता है जिसके अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है, तो ये फैट और ऑयल को ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से उस खाने की स्मेल खराब होने लग जाती है और वो खाना खराब होने लग जाता है। तो उस खराब होने की प्रोसेस को या खराब हुआ उस खाने को, जिसकी वजह से वो एक तरीके की बेकार सी स्मेल, स्टिंकिंग स्मेल हमको यहां पे आती है, तो उस प्रोसेस को ही बोला जाता है बेटा रैंसिडिटी। क्या बोला जाता है? रैंसिडिटी। तो यहां पे क्या पूछा गया है कि ऐसा केमिकल नेम बताओ जो रैंसिडिटी से हमारे खाने को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। क्या करेगा बेटा? प्रिवेंट करेगा। अब ऑब्वियसली आप मुझे बताइए, रैंसिडिटी मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ऐसा कोई सब्सटेंस हमको यूज करना पड़ेगा जो ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा, उसको हम नाम देते हैं बेटा एंटीऑक्सीडेंट। क्या नाम देते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। मैंने यहां पे आंसर्स में मेंशन किया है, द केमिकल्स दैट आर एडेड टू द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रैंसिडिटी कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या है बेटा? एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे कि वो जो फैट और ऑयल होता है जिसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होकर रैंसिडिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने से रोकेंगे, जिससे हमको क्या मदद होगी? जिससे हमको मदद होगी हमारा खाना जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक ताजा रहेगा, फ्रेश रहेगा, है ना। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो एंटीऑक्सीडेंट है बेटा मैंने यहां पे मेंशन आउट किया हुआ है। सो पहला है BHA, दैट इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, और दूसरा जो है बेटा दिस इज फर्स्ट वन, एंड दूसरा जो है दैट इज BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये दो मोस्ट कॉमनली और मोस्ट यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट्स है जो रैंसिडिटी होने से रोकते हैं, खाने को खराब होने से रोकते हैं। सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो बेटा, देखिए टेक द स्क्रीनशॉट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस। वाओ, यहां पे क्वेश्चन में ही बहुत सारी हिंट्स दे दी है बेटा। फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, उसमें से गैस भी निकल रही है। हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स ओडर, ओके, ऑफ बर्निंग अ सल्फर। ऑब्वियसली सल्फेट मॉलिक्यूल है यहां पे, तो सल्फर तो निकलेगा भाई। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मतलब हमको यहाँ पे उसने टारगेट दिया है। सबसे पहले तो उसने केमिकल रिएक्शन लिखने को बोला है बेटा, और दूसरी चीज उसने लिखने को बोला है कि कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है वो भी बताओ। तो सिंपल सी बात है, डिकम्पोज हो रहा है भाई, डिकम्पोज हो रहा है। मैंने इसके पहले भी बताया, डिकम्पोज होना मतलब क्या होना? डिकम्पोज होना मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना। और तोड़ने के लिए इसके प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर आप किसी भी कंपाउंड को तोड़ना चाहते हो छोटे छोटे एलिमेंट्स में, तो आपके पास तीन तरीके हैं। एक तो उसको हीट करो, नहीं तो उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखो, या फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी के झटके दे दो। भाई तीन तरीके हैं किसी भी कंपाउंड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की या छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ने की। तो यहां पे अगर डिकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब टूट रहा है। कौन टूट रहा है? फेरस सल्फेट। आपको यहां पे दिख रहा होगा, फेरस सल्फेट जो है वो टूट रहा है। उसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है? उसके लिए हमने हीट का इस्तेमाल किया। तो हीट करेंगे हम किसको? फेरस सल्फेट को। और ऑब्वियसली हीट हो रहा है, इसका मतलब क्या? यहां पे बनेगा बेटा फेरस ऑक्साइड। उसके बाद क्या बनेगा? फेरस ऑक्साइड बोलने से चाहिए क्लियर, इसका नाम है बेटा फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है? फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, साथ में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी। अगर आपने मेरे एमसीक्यूज और केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चंस देखे होंगे, एग्जैक्टली सेम केमिकल रिएक्शन वहां पे भी है, वहां पे भी मैंने इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये गैस है तो डेफिनेटली आपको पता है इनको एरोस कैसे अपवर्ड एरोस दिए जाते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के हिसाब से। तो दिस केमिकल रिएक्शन इज, अब सिंपल सी बात मुझे बताइए, सबसे पहले तो यहां पे हिंट दे दी इसने कि ये डिकम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? डिकम्पोज हो रहा है। अब डिकम्पोज अगर हो रहा है, साथ में हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? हीट दिया हुआ है। हमने हीट किया इसको डिकम्पोज करने के लिए। तो स्पेसिफिकली ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कौन से टाइप के बेटा? तो वो केमिकल रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नाम है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और आपको यहां पे एक हिंट बताता हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहां पे केमिकल रिएक्शन लिख के छोड़ देते हैं, केमिकल रिएक्शन लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन बेटा याद रखना, केमिकल रिएक्शन को लिखने के दो इंपॉर्टेंट तरीके हैं। सबसे पहले तो आपने केमिकल रिएक्शन लिखो, और उसके बाद वर्ड रिएक्शन भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि व्हेन द फेरस सल्फेट गॉट हीटेड then it forms a ferric oxide along with the sulfur dioxide and sulfur trioxide gases। मैंने यहां पे आपको नीचे मैंने वो स्टेटमेंट, वो वर्ड रिएक्शन मेंशन करके दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा आप चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वाई डू फायर फ्लाइज ग्लो एट द नाइट? फायर फ्लाइज, कोई कोई उनको जुगनू कहता है, मराठी मध्ये त्यांना आपण काजवे म्हणतो। तो आपने देखा होगा फायर फ्लाइज जो है उनकी पीछे जो टेल पोजीशन होता है, वो टेल, उसको लोअर एब्डोमेन पोर्शन बोलते हैं बेटा, वो चमकता है एट द नाइट जस्ट बिकॉज। उसके पीछे क्या कारण है वो थोड़ा समझिए। वो इसलिए क्योंकि भाई बेटा देयर इज अ ल्यूमिनस बैग फाउंड एट द लोअर एब्डोमेन ऑफ द फायर फ्लाइज। जो फायर फ्लाइज होती है उनके लोअर एब्डोमेन पे क्या पाया जाता है? एक ल्यूमिनस बैग पाया जाता है, जिसके अंदर एक एंजाइम सिक्रेशन होता है बेटा। उस एंजाइम सिक्रेशन का नाम क्या है? ल्यूसिफेरस एंजाइम। और वो जो ल्यूसिफेरस एंजाइम की वजह से जो होता है वो उस फायर फ्लाइज के जो बैक एंड होता है, जो लोअर एब्डोमिनल पोर्शन होता है, उसको मतलब उसमें से लाइट इमिट करने में वो रीजन होता है। कौन होता है? ल्यूसिफेरस एंजाइम। और इस चमकने वाली या इस प्रोसेस को, बायोलॉजिकली लाइट इमिटिंग प्रोसेस को एक नाम है बेटा, दैट इज अ बायोल्यूमिनेसेंस। क्या नाम है बेटा? बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये जो फिनोमिना है जो फायर फ्लाइज के अंदर में होता है, जिसकी वजह से फायर फ्लाइज रात में ग्लो करते हैं। आई होप आपको ये 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे। और मैं मोस्ट ऑफ द लोग आपको पैराग्राफ में आंसर सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पॉइंट वाइज लिखिए, ताकि आपको स्पेसिफिक आंसर्स लिखना आए और स्पेसिफिक कंसेप्ट्स आपके दिमाग में रहे। सो टेक द स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन बोला गया बेटा यहाँ पे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल्स
is dipped in it. ओके, अगर हमारे पास कोई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और उसमें अगर हमने आयरन नेल डाल दिया, क्या डाल दिया, आयरन नेल डाल दिया, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज हो जाता है। हमको पता है बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है बेटा वो होता है ब्लू। क्या होता है, ब्लू। और जब भी आयरन या फिर फेरस कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में आता है तो वो कलर बन जाता है बेटा ग्रीनिश। क्या कलर बन जाता है, ग्रीनिश कलर बन जाता है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हमारा आयरन है बेटा, क्या है हमारा जो Fe है, फेरस है, हमारा आयरन है, वो कॉपर के कंपैरिजन में हाईली रिएक्टिव है। क्या है, हाईली रिएक्टिव है। इसलिए जो केमिकल रिएक्शन होती है बेटा फेरस और कॉपर सल्फेट के बीच में, यहां पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, फेरस और कॉपर सल्फेट के बीच में जो रिएक्शन होती है उसमें फेरस जो है वो कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, जिससे क्या बनता है बेटा, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट जो होता है बेटा वो ग्रीनिश कलर का होता है, जहां पे कॉपर क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस अपना कलर बदल के बेटा वो ब्लू से क्या बन जाता है, ग्रीन बन जाता है। तो आई होप आपको रीजन समझ में आया होगा। टेक द प्रॉपर स्क्रीनशॉट, take the proper screenshot. Let's move towards next important question. अब next short answer में क्या है बेटा, क्या दिया हुआ है, देखो थोड़ा ध्यान से, कि identify the type of each of the following reactions stating the reasons for your answer. इसका ऐसा बोलना है कि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस दी गई है वो केमिकल रिएक्शंस कौन सी है ये बताइए, और आपने जो रिएक्शंस के नाम दिए हैं उनके पीछे क्या कारण है ये भी मेंशन आउट कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेटा फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ऑब्जर्वेशन अगर आपका सही है और आपके बेसिक कंसेप्ट्स अगर क्लियर है तो आप बहुत आसानी से किसी भी केमिकल रिएक्शन का टाइप जान सकते हो। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना बेटा, वो क्वेश्चन सीबीएसई के 2024 के फाइनल एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो पहला केमिकल रिएक्शन देखते हैं, क्या कहता है पहला केमिकल रिएक्शन। पहला केमिकल रिएक्शन Fe2O3, ओके, Fe2O3 रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम। किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हो रहा है, और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होने के बाद ये Al2O3 बना रहा है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से अगर आपको दिख रहा होगा बेटा, तो यहां पे क्या हुआ है, एल्यूमिनियम ने फेरस को डिस्प्लेस किया है। सबसे पहले तो मुझे ये चीज दिख रही है, और फेरस निकल गया साइड में, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ये मुझे यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मुझे यहां पे प्रोडक्ट में देखिए हीट दिख रहा है बेटा, हीट। और अगर आप हीट रिलीज होती है जिस केमिकल रिएक्शन से, उस केमिकल रिएक्शन को मैंने इसके पहले के वीडियोस में भी काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जहां से जिस केमिकल रिएक्शन से हीट रिलीज होती है उनको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है। सो आई होप ये भी चीज, तो यहां पे मुझे दो केमिकल रिएक्शन दिख रही है। पहला दिख रहा है भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा दिया क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम इज द मोर रिएक्टिव देन द फेरस, इसलिए एल्यूमिनियम ने फेरस को रिप्लेस किया, डिस्प्लेस किया, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हीट इवॉल्व हो रही है यहां से, इसका मतलब क्या, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। और साथ में मुझे और एक चीज यहां पे दिख रही है, अगर आपको दिख रही है तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि बेटा यहां पे देखो फेरस दिख रहा है, अब फेरस से ऑक्सीजन जो है वो उछल के किधर चला गया है, एल्यूमिनियम के पास। इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कहीं पे और कहीं पे रिड्यूस हो रहा है, इसका ऐसा बोल सकते हैं, कहीं से लूज हो रहा है कहीं पे ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन अगर कहीं से रिमूव हो रहा है उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, और कहीं पे ऐड हो रहा है इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर एक कंबाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंबाइनली किसी रिएक्शन में हो रहे, उस रिएक्शन को और एक नाम से जाना जाता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप मैंने पहली केमिकल रिएक्शन के तीनों कंसेप्ट्स आपको समझाए कि पहली है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यों, तो मैंने बताया हीट इवॉल्व हो रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम फेरस को डिस्प्लेस कर रहा है, और साथ ही में यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंबाइनली हो रहा है, दैट वी कॉल्ड इट एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो तीनों रिएक्शन आपके सामने है और उनके तीन इंपॉर्टेंट रीजन भी हमने यहां पे मेंशन आउट किया है। दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे, दूसरी केमिकल रिएक्शन, ये पहले अगर मैंने आपको समझाई तो दूसरी केमिकल रिएक्शन जिस हिसाब से यहां पे मेंशन है, देखो क्या हो रहा है, PbNO3/2 दैट इज द लीड नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट हो रहा है बेटा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। और प्रोडक्ट में अगर ध्यान से देखोगे तो पीबी के साथ आयोडीन आ गया, इसका मतलब क्या,
आयोडीन उधर चला गया है और नाइट्रेट मॉलिक्यूल देखो पोटेशियम के साथ आ गया। इसका मतलब यहां पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इस केमिकल रिएक्शन को क्या नाम देंगे हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ध्यान से अगर एक बात को समझोगे तो ये जो लीड आयोडाइड है, लीड आयोडाइड बेटा, ये एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। और ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट का जो कलर होता है बेटा वो होता है येलोइश, थोड़ा सा शाइनी येलोइश कलर होता है बेटा। ये कौन सा कलर? शाइनी येलोइश कलर। तो इसका मतलब ये सॉल्ट बना यहां पे, और सॉल्ट बनने को हम प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी तो कहते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। और रीजंस आपको यहां पे नीचे हमने लिख के दे दिया है। सो टेक द स्क्रीनशॉट्स, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या है बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये रिसेंट एग्जाम जो हुआ है सीबीएसई का 2025 का जो एग्जाम हुआ है, फाइनल एग्जाम, उसमें पूछा गया है। सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस दैट अकर्स व्हेन। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी गई है बेटा इस लेक्चर में। ये हम लास्ट क्वेश्चन रखते हैं और आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 8 में। ये पार्ट नंबर 7 चल रहा है, तो हम पार्ट नंबर 8 में रिमेनिंग शॉर्ट आंसर्स हम एक्सप्लेन करेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा आप सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को। और अगर वीडियोस पसंद आती है मेरी तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आप मुझसे बेटर समझदार हो, लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए गाइस, सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज अ स्टीम इज पास्ड ओवर अ रेड हॉट आयरन। ऑब्वियसली इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, फेरस का, आयरन का किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो अगर फेरस का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली ये बेटा क्या बनाएगा? ये बनाएगा फेरस ऑक्साइड। ये Fe3O4 जो होता है इसको मैग्नेटाइट भी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? मैग्नेटाइट भी बोला जाता है। और या फिर इसको और एक नाम से बोला जाता है, दैट इज मैग्नेट ऑक्साइड भी बोला जाता है। और एक नाम से बुलाया जाता है, दैट इज मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट नाम से भी बुलाया जाता है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, दैट इज फेरस और Fe3O4। और यहां पे देखो बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। क्या हो गई है? और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन जब भी आपको लिखने को बोले तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिख के छोड़ना नहीं, आपको उसका वर्ड रिएक्शन भी उसके नीचे मेंशन करना है। मैंने यहाँ पे वर्ड रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, लिखा हुआ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे उम्मीद करता हूं अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट में इनका वर्ड रिएक्शन लिख के भेजिए, मैं इंतजार करूंगा। जिसका वर्ड रिएक्शन मुझे काफी अच्छा पसंद आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपका वो कमेंट मैं अपने वीडियो में शो करूंगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी बोल रही है? दैट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मींस व्हाट? मीथेन गैस। मीथेन, उसको क्या किया गया ना, नेचुरल गैस इज बर्न्ड इन एयर, जलाने का काम हो रहा है। मैंने इस पूरे लेसन की सीरीज में आपको हमेशा बोला है कि जब भी जलाने का काम होगा ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन जब जब होगा जलाने का काम होगा तो 2 ही प्रोडक्ट निकलेंगे बेटा, एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा वाटर। क्लियर है? चलिए इसका वर्ड रिएक्शन मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। देन इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। आप सबको पता है एनर्जी फॉर्मेशन बायोलॉजी में अगर आपने पढ़ा होगा तो भाई हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का बर्निंग होता है, कंबशन होता है। और आपको पता है कि जब जब कोई चीज जलेगी 2 चीजें डेफिनेटली निकलेगी भाई, दैट इज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो प्रोसेस है ये ग्लूकोज को जलाने की प्रोसेस हो रही है। तो ग्लूकोज से हमको मिलता है बेटा ढेर सारा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब हमारे बॉडी के अंदर में जो एनर्जी फॉर्मेशन होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है, ये आपको ऑब्वियसली पता होगा। तो चलिए ये तीनों केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और इनके आधार पे जो वर्ड रिएक्शन बनेगी वो वर्ड रिएक्शन आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कीजिए और खुद से भी वर्ड रिएक्शन अपने नोटबुक में नोट्स में नोट डाउन कीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको इस पार्ट 7 के शॉर्ट आंसर्स सीरीज के जो 6 क्वेश्चन है, आई थिंक 6 क्वेश्चन हमने कवर किए, तो ये 6 क्वेश्चन आपको डीपली समझ में आए होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या किसी भी तरीके की चीज समझ में नहीं आई, आप डेफिनेटली आपको पता है कहां पे पूछना है, कमेंट बॉक्स में पूछना है, आप पूछिए। आई विल डेफिनेटली पर्सनली लुक इनटू दिस एंड आई विल डेफिनेटली अश्योर यू द कंसेप्ट बिहाइंड दैट। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून।
एंड वंस अगेन मैं आप सब लोग को दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, आप काफी बेटर तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हो। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।